चलिए आइए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, आइए जी बुक के ऊपर चलते हैं और इसी का ही नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 205। क्वेश्चन नंबर 205 आइए जी। सो अगेन स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग का सम है और स्टडी मटेरियल का ही सम है। आइए जी ध्यान से देखिए, इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग में अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना तो आपका 90% काम तो वहीं पे हो जाता है। सो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है बिकॉज वो आपसे कैश फ्लोज कैलकुलेट करवाएगा बस। ठीक है ना, पढ़िए जी। ओपस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, एन इंडियन IT कंपनी, is planning to make an investment through a wholly owned subsidiary in a software project in China with a shelf life of 2 years। तो बच्चे इंडियन कंपनी चाइना में प्रोजेक्ट करना चाह रही है और प्रोजेक्ट की लाइफ कितनी है? 2 साल। सो अगेन इंडियन कंपनी है तो चाइना का युआन उसके लिए फॉरेन करेंसी होगा। द इन्फ्लेशन इन चाइना इज एस्टिमेटेड एज 8%। ये इन्फ्लेशन वाला पॉइंट तो बहुत सारे क्वेश्चंस में आता है। सो चाइना का इन्फ्लेशन का रेट दिया हुआ है। ऑपरेटिंग कैश फ्लोज आर रिसीव्ड एट द ईयर एंड। ये लिखने की जरूरत नहीं होती, हम मान के चलते हैं ऑल कैश फ्लोज अकर एट द एंड ऑफ द ईयर। फॉर द प्रोजेक्ट एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ चाइनीज युआन 30 लाख विल बी इन लैंड। The land will be sold after the completion of the project at an estimated value of 35 lakh। लो जी, सो लैंड खरीदी है तो लैंड पे डेप्रिसिएशन तो होती नहीं, तो ये आपका इनिशियल आउटफ्लो हो गया 30 लाख का। वो कह रहा है 2 साल बाद, कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट 2 साल बाद होगा तो लैंड 35 लाख की बिकेगी। तो लैंड बेचने पे कैपिटल गेन होगा कितने का? 5 लाख का, बिकॉज लैंड पे डेप्रिसिएशन तो होती नहीं। The project also requires an office complex at a cost of Chinese yuan 15 लाख payable at the beginning of the project। एक और आउटफ्लो है 15 लाख के, एक ऑफिस कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। ये डेप्रिशिएबल एसेट है, बिल्डिंग है। The complex will be depreciated on straight line basis over 2 years to a 0 salvage value। मतलब full cost is to be written off। पूरे के पूरे 15 लाख को 2 साल में राइट ऑफ करना है। द कॉम्प्लेक्स इज एक्सपेक्टेड टू फेच चाइनीज युआन 5 लाख एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट। सो ये रेजिडुअल वैल्यू है 5 लाख। क्या डेप्रिसिएशन लगाने के लिए इस क्वेश्चन में रेजिडुअल वैल्यू माइनस होगा? नहीं। डेप्रिसिएशन लगाने के लिए इस क्वेश्चन में रेजिडुअल वैल्यू माइनस नहीं होगा, बिकॉज क्वेश्चन कह रहा है The complex will be depreciated to 0 salvage value। तो आपको 0 salvage value तभी मिलेगी ना जब आप फुल कॉस्ट राइट ऑफ कर दोगे। ठीक है। The company is planning to raise the required funds through GDR issue in Mauritius। अब प्रोजेक्ट के लिए पैसा चाहिए, वो कह रहे हम GDR इशू कर देंगे। GDR हमने पढ़ा हुआ है, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स। Each GDR will have 5 common equity shares of company as underlying security which are currently traded at ₹200 per share, फेस वैल्यू 10 रुपए। सो आपको GDR में पढ़ाया हुआ है कि एक GDR का अंडरलाइंग, ज्यादातर एक से ज्यादा ही शेयर होते हैं। वो कह रहा है हमने 5 शेयर्स का एक GDR बनाएंगे और शेयर का प्राइस है 200 रुपए। तो एक GDR की वैल्यू रूपी टर्म्स में हो गई 1000 इन डोमेस्टिक मार्केट। द कंपनी हैज करंटली पेड डिविडेंड ऑफ 25% which is expected to grow at 10%। The total issue cost is estimated to be 1% of the issue size। सर ये क्या दिया हुआ है बच्चे? ये के ही निकलेगा ना, क्योंकि प्रोजेक्ट का डिस्काउंट रेट, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है? क्या आपने कहां से फंडिंग करी? अगर हम इक्विटी शेयर कैपिटल से प्रोजेक्ट फंडिंग करते हैं तो डिस्काउंट रेट के ही होता है। अगर हम डेट से फंडिंग करते हैं तो डिस्काउंट रेट केडी होता है। अगर इक्विटी और डेट दोनों से करते हैं तो डिस्काउंट रेट के होता है। यहां हमने GDR से फंडिंग करी तो GDR का कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल लेंगे और वो सिंपल डिविडेंड ग्रोथ मॉडल से निकल जाएगा। D1 डिवाइड बाय P0 प्लस G, वेयर P0 क्या है? करंट मार्केट प्राइस, और माइनस इसमें से कर दीजिए क्या? फ्लोटेशन कॉस्ट। ये सिमिलर पॉइंट हमने इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो आखिरी क्वेश्चन GDR का किया है वहां भी किया था। सो डिविडेंड निकल जाएगा आपका
25% फेस वैल्यू का, 10 रुपये फेस वैल्यू है, तो 5 शेयर का डिविडेंड है। और P0 कितना है, वो कह रहा है 1%, तो आपका क्या है, फ्लोटेशन कॉस्ट ही है। तो 200 इंटू 5 1000 था, 1000 में से 1% माइनस करेंगे तो आपका P0 आ जाएगा, वो कर लेंगे, कोई बात नहीं। तो इससे प्रोजेक्ट का डिस्काउंट रेट निकलेगा बस, क्योंकि आपने GDR से फंडिंग करी है, तो जो भी GDR का कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगा वही प्रोजेक्ट का कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी होगा। तो अभी तक सवाल में 2 बातें आई हैं बस, एक आपका शुरू में कितना खर्चा लगना है और एक प्रोजेक्ट का कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे कैलकुलेट करना है। The annual sale is expected to be 10,000 units at the rate of Chinese yuan 500 per unit. The price of unit is expected to rise at the rate of inflation. तो इन्फ्लेशन ऊपर दिया हुआ था, कितने परसेंट था, 8% इन्फ्लेशन था। वो कह रहा है प्राइस चल रहा है, अच्छा जो बिकेगा यूनिट बिकेंगे, 10,000 यूनिट बेचेंगे 500 रुपये पर यूनिट के हिसाब से, और प्राइस रेट ऑफ इन्फ्लेशन के हिसाब से बढ़ेगा भी, तो बढ़ा देंगे। वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट आर 40% ऑफ सेल्स। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट विल बी चाइनीज युआन 22 लाख पर ईयर, एक्सपेक्टेड टू राइज एट द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। क्लियर है? सो जो भी इन्फ्लेशन रेट पे राइज करना है, मतलब ये सारे Y0 के प्राइसेस दिए हुए हैं, तो Y1 के लिए आपको इसमें इन्फ्लेशन लगाना पड़ेगा। टैक्स रेट एप्लीकेबल इन चाइना फॉर इनकम एंड कैपिटल गेन इज 25%, तो इस बार कैपिटल गेन भी है। एंड एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पॉलिसी नो फर्दर टैक्स शैल बी पेबल इन इंडिया, तो सिर्फ टैक्स चाइना में ही लगेगा। आई थिंक टैक्स रेट दिया भी चाइना का ही हुआ था। करंट स्पॉट रेट ऑफ चाइनीज युआन इज ₹9.50, तो ये आपके लिए डायरेक्ट कोट है इंडिया के लिए। 1 चाइनीज युआन में 9.50 रुपए। नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इन इंडिया एंड चाइना इज 12% एंड 10% रिस्पेक्टिवली। ब्याज के रेट दिए हुए हैं, तो इंटरेस्ट रेट पैरिटी लगा के हम फॉरवर्ड रेट ढूंढ सकते हैं। एंड द इंटरनेशनल पैरिटी कंडीशन होल्ड, लो लिखा ही हुआ है, तो इंटरेस्ट रेट पैरिटी लगा के आप आराम से फॉरवर्ड रेट्स भी ढूंढ सकते हैं, तो इसमें होम करेंसी अप्रोच भी लग सकता है। यू आर रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई द एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लोज इन चाइना, लो जी कैश फ्लोज निकालिए, एंड डिटर्मिन द एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट इन चाइनीज युआन, तो ये फॉरेन करेंसी अप्रोच से करना है, तो आपको चाइनीज युआन में ही इसका आंसर निकालना है। ठीक है। दूसरा, डिटर्मिन whether Opus Technologies should go for the project or not, assuming that there is restriction on the transfer of funds from China to India, nor any charges or taxes payable on the transfer of funds. तो सेकंड पार्ट में बच्चे होम करेंसी अप्रोच पूछ रहे हैं, कैसे पता लगा? फॉरेन करेंसी अप्रोच तो ऊपर पूछ चुका, और कह रहा है कि पैसा इंडिया में ट्रांसफर करने में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई टैक्सेस नहीं है, तो साफ इंडिकेशन दे रहा है कि आप इंडियन रुपीज में भी चेक करके बताइए। और मैंने कहा था इसमें होम करेंसी अप्रोच लग जाएगा, बिकॉज आपको ब्याज के रेट दिए हुए हैं, स्पॉट रेट दिया हुआ है, तो आप आराम से जाके अपना फॉरवर्ड रेट्स भी निकाल सकते हैं। सो ये क्वेश्चन कोई मुश्किल सवाल नहीं है इतना, बस GDR का कॉस्ट निकालना है। एक बार आप खुद से पढ़ लीजिए, फिर मैं एक बार दोबारा से समराइज करवा देता हूँ। लिखिए जल्दी, पढ़िए जल्दी। पढ़िए पढ़िए फास्ट। पॉज करके बच्चे इसको पढ़िए जल्दी, वीडियो पॉज कर लीजिए और इसको पढ़िए आराम से। चलिए आइए, सो मैं आपको क्वेश्चन समझा दूं एक बार दोबारा से, हालांकि ये कोई मुश्किल सवाल नहीं है इतना, फिर भी एक बार इसको तसल्ली से डिस्कस कर लेते हैं। सो पहली बात तो 2 साल का प्रोजेक्ट है, ठीक है। इनिशियली यहाँ आपको लैंड चाहिए, कितने युआन की? 30 लाख युआन की, 30 लाख ही है, यस। और एक आपको बिल्डिंग चाहिए,
कितने युवान की ऑफिस बिल्डिंग? 15 लाख युवान की। ठीक है जी। सो लास्ट में स्क्रैप वैल्यू है। लैंड कितने की बिकेगी? 35 लाख की, तो लैंड पे कैपिटल गेन होगा। और बिल्डिंग कितने की बिकेगी? 5 लाख की स्क्रैप वैल्यू, तो इस पे भी कैपिटल गेन होगा, बिकॉज बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन हर साल की 7.5 लाख आएगी ना 2 साल में, तो सैल्वेज वैल्यू जीरो हो जाएगी, सॉरी बुक वैल्यू जीरो हो जाएगी, सैल्वेज वैल्यू 5 लाख है, सो दोनों पे कैपिटल गेन लगाना है, बिकॉज कैपिटल गेन टैक्स बताया गया है सवाल में। उसके बाद फिर वो कह रहा है कि हम जीडीआर के जरिए रेस करेंगे, तो आइए पहला वर्किंग नोट वही बना लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द प्रोजेक्ट, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ प्रोजेक्ट या कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ जीडीआर। तो बच्चे डिविडेंड दिया हुआ है, ग्रोथ रेट दिया हुआ है, P0 दिया हुआ है, तो साफ पता है KE वाला फॉर्मूला लग जाएगा, D1 डिवाइडेड बाय P0 प्लस G। सो क्वेश्चन क्या कह रहा है? ईच GDR विल हैव 5 कॉमन इक्विटी शेयर्स विच आर करंटली ट्रेडिंग एट 200 पर शेयर। तो बताओ आपका P0 कितना हो गया? 5 इंटू 200 1000, पर आपको नेट ऑफ फ्लोटेशन कॉस्ट लेना है। मैं मान के चल रहा हूं कि आपको पिछली बातें याद है, ठीक है ना। आपको नेट ऑफ फ्लोटेशन कॉस्ट लेना है। फ्लोटेशन कॉस्ट कितना है? 1%, तो इसका 99%, सो आई थिंक ये 990 आएगा। 1000 इंटू 99% इज 990, ठीक है ना। आप पर शेयर भी कर सकते हैं, मैं टोटल कर रहा हूं। तो आपका D1 कितना होगा? कंपनी अभी 25% डिविडेंड पे कर रही है, तो 10 का 25% इंटू 5, क्योंकि 5 शेयर्स का बनाना है, पर शेयर भी कर सकते हैं तब भी सेम आएगा। 10 का 25% इंटू 5, पर ये तो D0 आएगा, इतना पे कर रहे हैं। ग्रोथ रेट आई थिंक 10% दिया हुआ है, यस। तो 10 का 25% इंटू 5 इंटू 1.10, 13.75। सो निकाल लें आंसर। 13.75 डिवाइडेड बाय 990 प्लस 10%, तो एक मिनट, 13.75 डिवाइड बाय 990, 1.38 प्लस 10, 11.39%, 11.39%। सो जो पिछला क्वेश्चन हमने किया उसमें भी बड़े तरीके से उसने कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकलवाया था, और इस क्वेश्चन में भी उसने आपसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकलवाया है। अब इसके बाद कह रहा है कि हर साल 10,000 यूनिट बनाएंगे, सेलिंग प्राइस 500 है, और ऑफ कोर्स इस पे क्या लगेगा? इन्फ्लेशन भी लगेगा। तो पहले अपने कैश फ्लोज निकाल लें। वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ FCFF, कैलकुलेशन ऑफ FCFF। तो 2 ही साल के कैश फ्लोज निकलेंगे। सो बताइए जी, नंबर ऑफ यूनिट्स, सब पॉइंट A, तो हर साल कितने यूनिट्स बेचने हैं? 10,000 यूनिट्स। तो सबसे पहले सेलिंग प्राइस पर यूनिट, अब वो कह रहा है 500 है, पर 500 तो Y0 की टर्म्स में है ना, इसको 8% इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंगली बढ़ाना है। सो ये आ गया आपका 540, एंड देन 540 इंटू 1.08, इसमें भी इन्फ्लेशन सही लगा होगा, क्योंकि दूसरे साल में 2 साल का इन्फ्लेशन लगा, और एक क्वेश्चन में इन्होंने गलत भी किया था, ठीक है ना। तो ये आ गई आपकी एनुअल सेल्स। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें तो कोई पॉइंट ही नहीं है। सो 10,000 इंटू 540, 54 लाख। अच्छा, ये सब कुछ चाइनीज युवान में है, ठीक है ना, ये सारा कुछ चाइनीज युवान में है, CN युवान। और 10,000 इंटू 583.20, 58,32,000। क्लियर है। उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट दी हुई थी 40% ऑफ सेल्स। सो वेरिएबल कॉस्ट 40% ऑफ सेल्स, सो इंटू 40%, 23,32,800, 54 लाख इंटू 40%, 21,60,000,
फिक्स्ड कॉस्ट कितनी थी 22 लाख और इसको भी इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंगली बढ़ाना है। फिक्स्ड कॉस्ट 22 लाख इंटू 1.08 तो 22 लाख प्लस 8% 23,76,000 देन 23,76,000 इंटू 1.08 25,66,080। लो जी, सो ये आ गए आपके कैश फ्लो बिफोर डेप्रिसिएशन। कैश फ्लोज बिफोर डेप्रिसिएशन कैसे? दिस इज सी माइनस डी माइनस ई। 54 लाख माइनस 21,60,000 माइनस 23,76,000 8,64,000 58,32,000 माइनस 23,32,800 34,99,200। फिर डेप्रीसिएशन, और डेप्रीसिएशन 15 लाख के ऊपर ही लगानी है, साल्वेज माइनस नहीं करनी। क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि इसको 0 तक लेके जाइए, तो 7.5 लाख की आ गई आपकी डेप्रीसिएशन। सो ये आ गए आपके कैश फ्लो बिफोर टैक्सेस। एफ माइनस जी 864 माइनस 7.5 लाख 1,14,000। ये क्या चक्कर है, वो इतना ज्यादा कैसे आ गया? 58,32,000 माइनस 23,32,800 माइनस 25,66,080। अरे गलत किया हुआ। 9,33,120 माइनस 7.5 लाख 9,33,120 माइनस 7.5 लाख 183,120। सो टैक्स रेट, टैक्स नेपाल में क्या रेट दिया हुआ था? यहां कहीं दिया हुआ था 25%। कैपिटल गेन भी लगेगा। 4,5,780 1,14,000 इंटू 25% 28,500। आइए जी, तो ये आपके FCFF आ जाएंगे सीधे। कैश फ्लो बिफोर डेप्रिसिएशन माइनस टैक्स F माइनस आई 864 माइनस 28,500 835,500 933,120 माइनस 4,5,780 8,873,40। बच्चे ये समझ उसी को ही आएगा जिसने कैपिटल बजटिंग, इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग की रेगुलर क्लासेस अच्छे से लगाई हैं, ठीक है ना। आइए जी, अब एनपीवी निकाल दें। आइए अपने पुराने फॉर्मेट में निकालते हैं, जैसे हम सीए इंटर में भी एनपीवी के क्वेश्चंस करते थे। कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी इन चाइनीज युआन। कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी इन चाइनीज युआन। आइए जी, सो हम एक फॉर्मेट बनाया करते थे। पर्टिकुलर्स, टाइम पीरियड, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स, कैश फ्लोज एंड प्रेजेंट वैल्यू। याद आया है कुछ? पर्टिकुलर्स, टाइम पीरियड, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स, कैश फ्लोज एंड प्रेजेंट वैल्यू। तो सब पॉइंट ए में कैश आउटफ्लोज, कैश आउटफ्लोज, तो कॉस्ट ऑफ लैंड, कॉस्ट ऑफ लैंड तो सब कुछ युआन में होगा। टाइम पीरियड 0 फैक्टर 1 कितने की लैंड थी? 30 लैक्स, 30 लैक्स। फिर कॉस्ट ऑफ ऑफिस, यस, कॉस्ट ऑफ ऑफिस टाइम पीरियड 0 फैक्टर 1 15 लाख, 15 लाख।
सो दो ही आपके खर्चे थे इस पहले, ये इस क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल नहीं था, सो ये आ गए आपके 45 लाख युआन। बी, कैश इनफ्लोस, FCFF, टाइम पीरियड 1, 2, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ 11.39%, at the rate of 11.39%, 1 divided by 1.1139, 0.898, 0.806। आइए जी, सो 835,500 और 887,340, 887,340, 0.898 into 835,500, 750,279, 0.806 into 887,340, 715,196। अब लास्ट में स्क्रैप, अब इसमें दो आएंगे, एक लैंड का और एक ऑफिस का, सेकेंड ईयर के लास्ट में है ना, 0.898, 0.806। अब उसका वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। सो कैलकुलेशन ऑफ नेट स्क्रैप वैल्यू, क्योंकि कैपिटल गेन लगेंगे क्वेश्चन में, ठीक है ना। आइए जी, सो लैंड और ऑफिस, तो सबसे पहले रियलाइजेबल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू, हालांकि लैंड का स्क्रैप नहीं लिखना चाहिए पर चलो अब लिख दे रहे हैं। 35 लाख की लैंड बिकेगी, 5 लाख की ऑफिस बिल्डिंग बिकेगी। बुक वैल्यू, लैंड की बुक वैल्यू तो वही रहेगी जितने की खरीदी है, क्योंकि लैंड पे बच्चे डेप्रिसिएशन तो लगती नहीं, 30 लाख, और इसकी बुक वैल्यू नील हो जाएगी बिकॉज उस पर पूरा डेप्रिसिएशन लग चुका है। सो ये आ गया आपका क्या, कैपिटल गेन, 5 लाख और 5 लाख, समझ गए ना। 5 लाख दोनों का, 5 लाख और 5 लाख आपका क्या है, कैपिटल गेन। तो कैपिटल गेन टैक्स, वो कह रहा था 25% ही है, यस कैपिटल गेन भी 25 ही है। सो 1,25,000, 1,25,000। तो नेट स्क्रैप वैल्यू, दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस। सो 35 लाख आएगा और 1,25 का तो टैक्स ही चला जाएगा, सो 33,75,000। 5 लाख आएगा और 1,25 का टैक्स चला जाएगा, सो 3,75,000। तो ये क्वेश्चन ये इंटर लेवल का ही है, इसमें कोई इतनी खास बातें नहीं है। पिछले दोनों अच्छे थे, 33,75,000 और 3,75,000। आइए जी, सो 0.898 इंटू 33,75,000, 3,030,750, 0.806 इंटू 3,75,000, 3,022,50। चलिए जी, PVCI टोटल बी, ये क्या था, PVCO 3,030,750 प्लस 715,196, 750,279, 4,798,475, 4,798,475। सो NPV, B माइनस ए, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, माइनस 45 लाख, 298,475। ये आंसर क्यों नहीं टैली हुआ, कैश फ्लोज ठीक है, 887,340 सारा कुछ तो ठीक है, 0.898,840 भी ठीक है,
एक मिनट, 750279, 715196, 3030 302250, 4798 475 ही आ रहा है। क्या चक्कर है? ओ सॉरी 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 सॉरी, माफ करिएगा बच्चे, यहाँ पे तो दूसरे साल का फैक्टर लगना ना, मैंने पहले साल का लगा रखा था। 0.806, 3375 क्लरिकल एरर था, 2720250 प्लस 302250, 715196, 750279, 4487,975 और इंस्टीट्यूट का इतिहास कायम है, एनपीवी फिर नेगेटिव आई है। सो ये तीनों क्वेश्चंस में ही आई थिंक एनपीवी जो आई है वो नेगेटिव ही आई है। लो जी, क्लियर है जी। सो ये तो एक सिंपल कैपिटल बजटिंग का क्वेश्चन था। फॉरेन करेंसी अप्रोच में तो कोई दिक्कत आएगी ही नहीं ना, ठीक है ना। सारी दिक्कतें किसमें है? होम करेंसी अप्रोच में। और इसी को सेकंड पार्ट में उसने होम करेंसी अप्रोच से भी मांगा है, ये कहते हुए कि रिपैट्रिएशन में कोई दिक्कत नहीं है, तो जो भी आपने कमाया है वो सारा आप घर लेके आ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यही लिखा है, यस, क्लियर है। सो आइए, इवैल्यूएशन ऑफ प्रोजेक्ट इन रूपी, इवैल्यूएशन ऑफ प्रोजेक्ट इन रुपीज, और आपको बताना है कि प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना कि नहीं है। अब इसमें सबसे पहला काम है कि आपको फॉरवर्ड रेट्स निकालने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें आपको इंटरेस्ट रेट्स गिवन थे। सो कैलकुलेशन ऑफ फॉरवर्ड रेट्स, कैलकुलेशन ऑफ फॉरवर्ड रेट्स। तो स्पॉट रेट कितना है? 9.5 इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ प्राइस करेंसी। प्राइस करेंसी कौन है? रुपीज, और रुपी का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12, 1.12, और चाइना का 10। सो 9.5 इंटू 1.12 डिवाइड बाय 1.10, सो 9.67, 9.67 इंटू 1.12 डिवाइड बाय 1.10, 1.12 डिवाइड बाय 1.10, 9.85। क्लियर है। सो आइए एनपीवी निकाल दें। अब आपको थोड़ा फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज आपको कैश फ्लोज को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एफसीएफएफ चाइनीज युआन में टाइम पीरियड जीरो के कितने थे? 45 लाख। पहले साल के, पहले साल का सिर्फ यही है, बाकी ये तीनों दूसरे साल के हैं, ठीक है ना। 750279, नहीं ये तो प्रेजेंट वैल्यू है ना, प्रेजेंट वैल्यू थोड़ा लेंगे। ये वाला 835500, यहां प्रेजेंट वैल्यू बाद में करेंगे ना। 835500, इन तीनों का टोटल लगाइए, इन तीनों का, ये तीनों दूसरे साल के कैश फ्लोज है ना। 887340 प्लस 3375 प्लस 375, 4637,340, 4637,340। अब एक्सचेंज रेट लगा के इसको रुपीज में कन्वर्ट करें, तो स्पॉट रेट आपका कितना है? 9.5, देन 9.67, देन 9.85। सो एफसीएफएफ रुपीज में। सो आपके पास युआन है, ठीक है ना। रेट किसका है? रेट भी युआन का ही है, तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बहुत बड़ा फिगर आएगा। 45 लाख इंटू 9.5, 42750000, 835,500 इंटू 9.67, 8079,285, 463,7340 इंटू 9.85, 456,77799, 456,77799।
नाउ द क्वेश्चन इज सर कि इस पे डिस्काउंट रेट कौन सा लगाओगे? क्या डिस्काउंट रेट वही चाइनीज युआन वाला लग जाएगा? नहीं, क्योंकि आपको पता है होम करेंसी का डिस्काउंट रेट हम कैसे निकालते होते हैं? कैसे निकालते हैं? 1 प्लस रिस्क फ्री रेट इंटू 1 प्लस रिस्क प्रीमियम इज इक्वल टू 1 प्लस डिस्काउंट रेट इन होम करेंसी। पर वो इसमें लग नहीं सकता, बिकॉज इसमें होम करेंसी का डिस्काउंट रेट तो दिए नहीं हुआ, रिस्क फ्री रेट दिए हुए हैं। कि इंडिया में इंटरेस्ट रेट कितना है? इंडिया का इंटरेस्ट रेट कितना दिया हुआ था? 12% शायद, यस। और चाइना का इंटरेस्ट रेट कितना दिया हुआ था? 10% दिया हुआ था। तो रिस्क फ्री रेट तो दिए हुए हैं, पर हम स्टिल होम करेंसी डिस्काउंट रेट इसमें नहीं निकाल सकते। क्योंकि मैंने आपको क्या पढ़ाया था जब हमने नॉर्मल क्वेश्चंस किए थे क्लास में, तो हमने कैसे डिस्कस किया था कि मान के चलते हैं कि रिस्क प्रीमियम इस प्रोजेक्ट का सेम होना चाहिए, ठीक है ना? तो अगर ऐसे थोड़ा सा कर सकते हैं तो थोड़ा सा कर सकते हैं, ठीक है ना? थोड़ा सा कर सकते हैं अगर करना हो तो। कि देखो चाइनीज युआन में रेट कितना है, ध्यान से देखना, 11.39 हमने यूज किया ना। और चाइना में डिस्काउंट ब्याज का रेट कितना था? 10%। तो रिस्क प्रीमियम 1.39 आ रहा है। रिस्क प्रीमियम 1.39 आ रहा है कि प्रोजेक्ट का रिस्क है। पर इंस्टीट्यूट ने ऐसे नहीं किया। हम उस रिस्क प्रीमियम को एडजस्ट कर दें इंडिया के 12% रेट में, तो हमारा डिस्काउंट रेट आ सकता है। पर इन लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, और हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गंदगी करते हुए इन्होंने सीधा 12% पे डिस्काउंट रेट कर दिया है। रिस्क फ्री रेट पे डिस्काउंट रेट कर दिया, क्योंकि ये आपको बताया हुआ है इंटरेस्ट रेट पैरिटी में जो इंटरेस्ट रेट यूज होते हैं वो रिस्क फ्री रेट होते हैं। तो उन्होंने रिस्क फ्री रेट पे डिस्काउंट कर दिया। बच्चे ये सही नहीं है, क्योंकि अपने को रिस्क प्रीमियम पता है। चाइना का रिस्क फ्री रेट 10% है, अपने प्रोजेक्ट का डिस्काउंट रेट 11 पॉइंट समथिंग है, तो ऊपर वाला रिस्क प्रीमियम है ना। पर इन्होंने रिस्क प्रीमियम एडजस्ट नहीं किया और सीधा 12% पे डिस्काउंट कर दिया। सो तीनों क्वेश्चंस में कुछ ना कुछ गड़बड़ इन्होंने एक दो जगह पे करी है, और वो कैपिटल बजटिंग के साथ शुरू से ही होता आया है कि ये कुछ ना कुछ गड़बड़ करते हैं गैप बज में, ठीक है। सो मेरे हाथ में कुछ नहीं है जी। सो मुझे तो 12% ही लेना पड़ेगा, बिकॉज मुझे तो आंसर टैली कराना है। तो लेना नहीं चाहिए 12। मैं फिर कह रहा हूं, आप रिस्क फ्री रेट पे कैसे डिस्काउंट कर सकते हैं? पर वो कह रहे तेरा क्या जा रहा है जब मैं नंबर दे रहा हूं, ठीक है जी। बाकी हमने क्लास में कॉन्सेप्ट तो बच्चे सीखा ही हुआ है, ठीक है ना। तो 7214802 बच्चे कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा दिया, पर क्वेश्चन मेरे हाथ में नहीं है ना, इस बात को समझिए। क्वेश्चन तो जो इंस्टीट्यूट बोलेगा वही सॉल्व करने पड़ेंगे, बिकॉज मार्क्स उसके हैं। तो ये आउटफ्लो है। सो बताइए आपका एनपीवी कितना? 7214802 प्लस 36405206 माइनस 42750000। लो आप पॉजिटिव आ रहा है एनपीवी 870008। फिर नहीं आंसर टैली हुआ, नहीं ठीक है 870008। सो वो कह रहा था बताइए वेदर ओपस टेक्नोलॉजीज शुड गो फॉर द प्रोजेक्ट और नॉट। बिल्कुल, सिंस NPV is positive in rupees, hence Opus technology should go for the project. So एक ही सवाल में पंगा किया हुआ है इन्होंने। पिछले सवाल में छोटा सा एक टैक्स रेट का पंगा था 2030 का, यहां इन्होंने ये वाला पंगा किया हुआ है कि यहां सीधा 12% रेट उठा के लगा दिया, जबकि आप रिस्क फ्री रेट पे किसी भी हालत में डिस्काउंट नहीं कर सकते। पर ये लोग कर देते हैं और हम कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। लिखिए जी। पॉज करिए, ऊपर करेंगे। पॉज करिए, ऊपर करेंगे।
पॉज करिए, पॉज करिए, पॉज करिए, पॉज करिए, पॉज करिए, पॉज करिए। चलिए जी, सो आराम से बच्चे इसको पॉज करके लिख लीजिएगा। सो ये 3 बड़े बड़े क्वेश्चंस इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग के हमारे रहते थे, सो हमने उनको डिस्कस कर लिया। ठीक है, चलिए सो आज की क्लास ये खत्म करते हैं। ओके, फिर मिलते हैं कुछ नई बातों के साथ। टिल देन बहुत बहुत धन्यवाद, बाय।